तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का पॉलिटी यानी संविधान की इस शानदार क्लास में। देखिए, आज से हम अपने भारत के संविधान को पढ़ना शुरू कर रहे हैं और एक शानदार तरीके से हम पढ़ेंगे और बहुत ही मज़े के साथ। बहुत ही मज़ा आएगा अब आपको। अब तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है उसमें आपको उतना मज़ा नहीं आया होगा, उतना अच्छा नहीं लगा होगा, बोरियत फील हुई होगी क्योंकि आपने पहली बार पढ़ा होगा। लेकिन संविधान को आपने बहुत बार पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपको मैं इतना आश्वासन दिला दूंगा क्लास के थ्रू कि आप ये फील करने लग जाओगे कि इससे पहले हमने इस तरह से क्यों नहीं पढ़ा, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे भाग एक के बारे में। संविधान का भाग एक, जिसमें प्रावधान किया गया है, किसका प्रावधान कर रखा है इसमें? संघ एवं इसके अधीन राज्यों के बारे में। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो संविधान का भाग एक एक है, इसमें कितने आर्टिकल हैं? इसमें टोटल 4 आर्टिकल हैं, यानी 4 अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो आइए अब हम एक एक से इन अनुच्छेदों को डिस्कस करते हैं। अनुच्छेदों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए, अगर आपको मुझ पर भरोसा है, अब तक मैंने आपको जितना भी पॉलिटी से संबंधित मटेरियल दिया है उस पर भरोसा है, तो आप निश्चित तौर पर निश्चिंत रहिए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो पॉलिटी मैं आपको करा रहा हूँ इसके मेरे पास 3 सोर्स हैं प्रेजेंट में, और मैंने पहले भी खान सर से पढ़ रखी है, और एक राजेश मिश्रा हैं खान सर के ही ऐप पर, उनसे भी मैंने बहुत अच्छे से पॉलिटी पढ़ रखी है क्लासेस के थ्रू। तो मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा और कर दूंगा, है ना, आप भरोसा रखिए। तो आइए बात करते हैं आर्टिकल एक की। आर्टिकल एक क्या बताता है? ठीक है, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बनावटी टाइप की लैंग्वेज बोलूँ, है ना। अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ तो मुझे ज़्यादा बेटर फील होगा कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा, है ना। देखिए, आर्टिकल एक कहता है, किसके बारे में बता रहा है ये? इंडिया अर्थात भारत, भारत राज्यों का संघ होगा, ये बता रहा है आर्टिकल एक। अच्छा, आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, उठना चाहिए कि इंडिया अर्थात भारत, इसका क्या मतलब है ना, इसका क्या मतलब है? ये आप सवाल आपके मन में आना चाहिए। तो आपके मन में नहीं आ रहा होगा तो मैंने भी ला दिया ना, मैंने ला दिया आपके मन में ये सवाल। अब कहेंगे, अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो अब राज्यों का संघ है ना, ये जो राज्यों का संघ है ये दो व्यवस्थाओं को प्रकट करता है, दो बातों को प्रकट करता है। पहला तो अपने भारत का नाम, यानी अपने देश का नाम, है ना। दूसरा अपने राज पद्धति, ठीक है, राज यानी शासन की पद्धति। अब आपको यहाँ पर दो नाम दिखाई दे रहे हैं, एक तो इंडिया और दूसरा भारत। अब ये दोनों में क्या बात है, क्या चक्कर है इन दोनों का? क्यों कहा जाता है इंडिया जो कि भारत? क्यों कहा जाता है इंडिया जो कि भारत है? क्यों? ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब संविधान सभा में, देखिए, संविधान सभा में अपने देश के नाम को लेकर कोई भी बात नहीं कही गई थी, कोई भी मतैक्य नहीं हुआ था, मतभेद ही नहीं हुआ था। ठीक है, उन संविधान सभा के सदस्यों में उन्होंने, कुछ सदस्य थे, उनने सलाह दी कि इस संविधान सभा का नाम परंपरागत नाम होना चाहिए। परंपरागत नाम मतलब भारत, और भारत नाम परंपरा से चला आ रहा है, परंपरा से चला आ रहा है, भरत के नाम पर भारत पड़ा। लेकिन कुछ सदस्य, कुछ कुछ ने ये कहा कि इसका आधुनिक नाम इंडिया होना चाहिए। तो संविधान सभा ने क्या किया? संविधान सभा ने इन दोनों नामों को ही स्वीकार कर लिया, और इसीलिए संविधान सभा ने कहा था कि इंडिया जो कि भारत है। आई होप आप मेरी बातों को कनेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, अब आर्टिकल एक से संबंधित और भी बातें समझ लीजिए। ठीक है, आर्टिकल एक के अनुसार भारतीय क्षेत्रों को, जो भारतीय संघ है ना, ये भारतीय क्षेत्रों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक तो आपके राज्यों के क्षेत्र हो गए, दूसरा आपके संघ के क्षेत्र हो गए, तीसरा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जिसको भारत सरकार द्वारा ग्रहण किया जाता है, यानी अधिग्रहित किया जाता है। ठीक है, ये बताता है आर्टिकल एक। अब हम आर्टिकल दो के बारे में जानते हैं, तो अच्छे से समझने की कोशिश करना, मैं आपको बेटर तरीके से समझा दूंगा, इतना मैं मुझे पता है। ठीक है, आर्टिकल दो कहता है, आर्टिकल दो संसद को 2 शक्तियाँ प्रदान करता है। आर्टिकल दो संसद को 2 शक्तियाँ देता है कि संसद भारत में नवीन राज्यों एवं क्षेत्रों को प्रवेश या शामिल कर सकती है। ठीक है, संसद चाहे तो भारत में नवीन राज्यों को शामिल कर सकती है, नवीन क्षेत्रों को प्रवेश दिला सकती है। दूसरी शक्ति, संसद भारत में नए राज्यों का गठन कर सकती है, भारत में ही नए राज्यों का गठन, भारत में ही नए राज्यों का गठन। ठीक है,
जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए गोवा, गोवा पर पुर्तगाल का कब्जा था। सिक्किम, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी, जिसमें मैं आपको सिक्किम के बारे में बता देता हूँ तो आप थोड़ा कनेक्ट कर पाएंगे चीज़ों को, है ना। देखिए बात करें इस सिक्किम की, तो सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन 74 में, जो 1974 में हुआ था, इसे असम का सहराज्य बनाया दो। ठीक है, सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन द्वारा असम का सहराज्य बना दिया गया। लेकिन अगले साल 1975 में एक अगला संशोधन हुआ था, 36वां संशोधन। 36वें संशोधन के द्वारा भारत का 22वां राज्य बना दिया गया इसे। अब प्रश्न आप यहाँ से ये उठता है कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया, तो आपका आंसर होगा 36वां संविधान संशोधन, जो कि 1975 में हुआ था। ठीक है, आई होप आप मेरी बातों को कनेक्ट कर रहे होंगे अच्छे से। ओके, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। देखिए अनुच्छेद 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि भारतीय संघ के अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के परिवर्तन से संबंधित है। परिवर्तन से संबंधित मतलब ऐसे समझ लीजिए कि भारत में नए राज्यों का जन्म हो सकता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि आंध्र प्रदेश से आपका तेलंगाना, उत्तर प्रदेश से आपका उत्तराखंड हुआ, है ना। तो ऐसे नए राज्यों का जन्म हो सकता है, उससे अलग किए जा सकते हैं, नए राज्यों का गठन किया जा सकता है। ठीक है, अब नए राज्यों का जन्म कैसे होगा। ऐसा तो नहीं है, नहीं कि वो धरती में से निकलेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो धरती में से निकलेंगे राज्य। कैसे बनाए जाएंगे राज्य, एक दूसरे राज्य की सीमाओं से परिवर्तित करके, या एक राज्य से, जब मान के चलो एक राज्य में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है और फिर ज़्यादा जनसंख्या होती है, ज़्यादा बड़ा राज्य हो जाता है जनसंख्या के तौर पर, तो वहाँ प्रशासनिक ढांचा बिगड़ने लगता है। तो प्रशासनिक व्यवस्था को बनाने के लिए ही ज़्यादातर ये राज्यों का गठन किया जाता है। जैसे यूपी से उत्तराखंड, ठीक है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। ठीक है, तो भारत में नए राज्यों का जन्म, इनके नाम एवं सीमाओं में परिवर्तन के बारे में बताता है आर्टिकल 3। और ये सब हो सकता है राष्ट्रपति की अनुमति के साथ। अगर राष्ट्रपति की अनुमति नहीं है तो नए राज्यों का जन्म भी नहीं हो सकता, उनकी सीमाओं में परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया था 2019 में, आपने शायद इसके बारे में जाना होगा। तो इससे पहले, इसके आने से पहले अपने भारत में कुल 29 राज्य हुआ करते थे। जब ये पुनर्गठन अधिनियम लाया गया तो इस जम्मू कश्मीर से 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी। एक तो आपके जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। एक तो आपके जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। अनुच्छेद 3 के बारे में एक और पॉइंट समझ लीजिए, मुझे लगता है यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 3 में भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था की गई है, पुनर्सीमन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, इस तरह से लैंग्वेज घुमा घुमा कर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 3 संसद को कुछ शक्तियाँ प्रदान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 3 संसद को शक्तियाँ देता है कि संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। किसी भी राज्य के क्षेत्र को, मान के चलो हमारा उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश से किसी राज्य की सीमा लगती है तो उत्तर प्रदेश को, उसकी सीमा को, उत्तर प्रदेश की सीमा को उस राज्य की सीमा से बढ़ा सकती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा को दूसरे राज्य की सीमा से घटा सकती है कंपेयर करके। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश की अगर संसद चाहे तो उत्तर प्रदेश की राज्य, जो उत्तर प्रदेश राज्य है, इसकी सीमा को बढ़ा भी सकती है, इसकी सीमा को घटा भी सकती है। और इसकी सीमा में तो परिवर्तन करती है, इसके जो क्षेत्र है, क्षेत्र को घटा बढ़ा सकती है ना। संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र को घटा बढ़ा सकती है, इसकी सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकती है और इसके नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। अगर संसद चाहे ना तो राज्य को भी समाप्त कर सकती है, इतनी शक्ति दी गई है अनुच्छेद 3 के तहत संसद को। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपने ये समझ लिया। अब हम बात करते हैं, अब आर्टिकल 3 से संबंधित एक बात और जान लीजिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है ये लैंग्वेज घुमाकर प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, संसद के अनुसार अपने भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण किया जा सकता है। यदि संसद चाहे ना
तो अपने भारत की राजनीतिक जो मानचित्र है, आपने भारत का राजनीतिक मानचित्र देखा होगा, ठीक है, शायद आपके रूम में भी होगा, तो उसके मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं कि संसद द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य को अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई है। संसद चाहे तो राज्य को समाप्त कर दी गई है, तो राज्य के अस्तित्व की गारंटी कहाँ पर है? अस्तित्व की गारंटी का मतलब ये है कि संसद राज्य में कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ शक्ति दी गई है कि संसद कुछ भी कर सकती है राज्य में, है ना। इसीलिए भारत को कहा गया है, भारत को कहते हैं विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। राज्य तो विभाज्य हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट है मतलब खुद पर निर्भर नहीं है, दूसरों पर निर्भर है। थोड़ा मीनिंग में दिक्कत हो रही है। डिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं है। ये अलग नहीं हो सकते भारत से। अलग होने की बात की जाए, जैसे अमेरिका से अगर कोई राज्य अलग होना चाहे तो वहाँ से अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन अपने भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया है विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। लेकिन अमेरिका के बारे में क्या कहा गया, क्या कहा जाता है पता है? अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। वहाँ पर आपको पता है कि अमेरिका में 50 राज्य हैं, है ना। तो वहाँ पर अगर कोई राज्य अलग होना चाहे ना अमेरिका से, तो वो अलग हो सकता है। लेकिन अपने भारत में अगर यूपी चाहे कि मुझे भारत से अलग होना है, उधर ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के राज्य चाहें कि हमें भारत से अलग होना है, तो ये अलग नहीं हो सकते, क्योंकि संसद को शक्ति दी गई है। ये जब भी अलग होने की बात करेंगे संसद खत्म कर देगी इन्हें, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 4 की। देखिए, आर्टिकल 4 में आपको इतना सा दिखाई दे रहा है और इतने से ही मैं आपको बहुत कुछ समझा दूंगा। आर्टिकल 4 कहता है कि जो भी बातें, जो भी प्रावधान अनुच्छेद 2 में करे गए हैं, अनुच्छेद 3 में करे गए हैं, ये प्रावधान संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है। इनके लिए जो संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 68 के तहत, 368 के तहत। ये करना जरूरी नहीं है। ये इनसे संबंधित कानून तो साधारण प्रक्रिया के द्वारा बनाए जा सकते हैं, फिर संशोधन करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। आर्टिकल तो 4 कहता है कि भारत में नए राज्यों का गठन करने के लिए संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए संशोधन की ज़रूरत नहीं है। ये तो साधारण प्रक्रिया से किए जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक अपवाद बता दूं। अपवाद ये है कि यदि भारत सरकार किसी भी क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंपती है, तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना जरूरी है, ठीक है। अगर भारत सरकार किसी भी क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंपती है, तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना जरूरी है। इसके लिए आपने शायद सुना होगा संविधान संशोधन, 100वें संविधान संशोधन के बारे में। 100वां संविधान संशोधन हुआ था 2015 में, जो कि बांग्लादेश से रिलेटेड है। इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता किया गया था, जिसमें भारत ने 111 विदेशी क्षेत्र एनक्लेव्स बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिए थे, जबकि बांग्लादेश ने 51 क्षेत्र अपने भारत को हस्तांतरित किए थे। देख रहे हो तुम, भारत ने 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए थे और बांग्लादेश ने केवल 51 क्षेत्र अपने भारत को दिए थे, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। और भी एक बात और समझ लीजिए इससे संबंधित। आपने एक केस के बारे में सुना होगा, बेरुवाड़ी केस। इसमें एक प्रश्न कहा गया, इसमें कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक केस आया था, बेरुवाड़ी केस। ये सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया था। इसमें कहा गया था क्या अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों और क्षेत्रों की और सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति संसद की। क्या संसद किसी भी राज्य या उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्य को सौंप सकती है? तो सौंप सकती है, लेकिन उसके लिए संविधान में संशोधन करना जरूरी है। बिना संशोधन के नहीं सौंप सकती, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने ये समझ लीजिए, 100वां संविधान संशोधन जो कि 2015 में हुआ था,
भारत और बांग्लादेश की सीमाओं के बीच भूमि समझौता किया था, जिसमें भारत ने बांग्लादेश को 111 विदेशी अंतर क्षेत्र एनक्लेव्स दिए थे, हस्तांतरित कर दे, लेकिन बांग्लादेश ने केवल 51 क्षेत्र ही भारत को दिए थे। ठीक है, तो ये रही अनुच्छेद 4 की बात। आई होप आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस भाग 1 को कंप्लीट कर लेंगे, है ना। अभी तो मैंने आपको सिर्फ अनुच्छेदों के बारे में बताया है। अब इन राज्यों से संबंधित हम कुछ आयोगों के बारे में जानेंगे। जैसे आपने धर आयोग के बारे में सुना होगा, ठीक है, और आपने एक और सुना होगा, एक आयोग आया था फसल अली आयोग के बारे में। तो हम कल इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्लास कैसी लगी है, आपको समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने पूरी कोशिश की आपको बहुत अच्छे से समझाने की। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।